ओके, तो स्क्रीन पे जो आप सिलेबस देख पा रहे हो ये आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। ऑलमोस्ट सारे लोग ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे इसको। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि आपके पास सिलेबस तो होते हैं बट आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली उसमें करने क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिलेबस अच्छे से समझाऊंगा और मैं ये आपको बताऊंगा कि इसमें आखिर आपको पढ़ना क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि इसको आप सही तरीके से कैसे पढ़ सकते हो ताकि आप इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे सीख सको। तो उस तरीके से हम लोग कैसे पढ़ें वो भी मैं आपको एक तरीके का कह लो कि मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप सही तरीके से पढ़ सकते हो। और उसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो भी आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो आप दिए हुए नंबर का इस्तेमाल करके। और अगर आप फ्री में कहीं पे यूट्यूब या फिर गूगल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका भी इस्तेमाल करके आखिर आप कैसे सही तरीके से पढ़ पाओ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा था सेमेस्टर 1 में और 2 में, तो सेमेस्टर 1 में सबसे पहले तो आप लोग इंडियन क्लासिकल्स को पढ़े थे और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने ग्रीक क्लासिकल्स को पढ़ा। तो वहाँ पे मात्र एक पेपर आपको इंग्लिश मेजर में पढ़ने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो सेमेस्टर 3 में आपको इंग्लिश मेजर के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे जो कि MJC 3 है और MJC 4 है। MJC 3 में आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था इंडियन क्लासिकल्स, वहाँ पे वो संस्कृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन था। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना होगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये ओरिजिनली ऑथर के द्वारा लिखा गया है इंग्लिश में। तो आखिर इसमें सिलेबस क्या है ये अभी हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग कोर्स ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि चूँकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो आखिर इसका मकसद क्या है, ये आपको सिखाना क्या चाहता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सिखाना चाहता है कि जो हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का वो आप जानो। मतलब कि इंडिया में इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से ऑथर थे, उन्होंने किस तरीके की राइटिंग्स लिखे हैं, वो आपको जानने हैं। इसके अलावा जो इंडियन राइटिंग है उसका समाज से कैसे संबंध है। जैसे मान लेते हैं इंडिया का कोई एक ऑथर है, R.K. नारायण मान लेते हैं, तो R.K. नारायण की जो नॉवेल होती है उनकी नॉवेल आखिर साधारण समाज से कैसे जुड़ी हुई है ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो किसी भी साहित्य की रचना को आप उसके समाज से, उस समय के समाज से आप उसको कॉन्टैक्ट करके देखो या फिर उसको दोनों को कंपेयर करके देखो कि आखिर एक साहित्य में उस समय का समाज कैसे झलकता है। तो आपको समाज और साहित्य दोनों को एक साथ लाके पढ़ना होगा। उसके अलावा कॉलोनियलिज्म का असर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और उसी समय यहाँ पे अंग्रेजी का डेवलपमेंट होता है। तो आखिर भारत जब गुलाम हुआ करता था तो उस गुलामी का असर साहित्य पे किस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे कि हिंदी में अगर आप लोग प्रेमचंद की रचना को पढ़े होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों की वजह से जो है सो भारत में क्या स्थिति थी उस पर वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। और कमोबेश लगभग भारत का हर एक राइटर जो उस समय लिख रहा था उसमें अंग्रेज़ों की झलक आपको देखने को मिलेगी और अंग्रेज़ों का असर किस तरीके से भारत के आम नागरिकों पर पड़ता था वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडियन राइटिंग को आप समझो, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को समझो और उसको में इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ है ये आपको समझना है। दूसरा, भारत में जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है उसको आप उस समय के समाज से कॉन्टैक्ट करके देखो, कंपेयर करके देखो, कनेक्ट करके देखो। और तीसरा, जो अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे था तो उस पर आम लोगों पे क्या असर हो रहा था उसका। तो ये मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। और अब अगर हम लोग इसके सिलेबस को देखें तो इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला यूनिट है आपको पोइट्री पढ़ना है। पोइट्री, जैसा कि आपको पता है कि लिटरेचर को कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे नॉवेल, पोइट्री, एसे, फिक्सन, नॉन फिक्सन, इन सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे यूनिट है उसमें आपको पोइट्री पढ़ना है। अब पोइट्री में आपके पास ये सारे ऑथर्स हैं जिसके पोएम्स को पढ़ना है। अब यहाँ पे लगभग हर एक पोइट जो इसमें दिए हुए हैं उसका 1 या 2 पोम आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारे पोएट हैं वो है तोड़ू दत्त की एक कविता है द लोटस, ये आपको पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे पोएट है
हेनरी डिडैजियो, इनकी कविता है द हार्प ऑफ इंडिया। फिर है दूसरी कविता इंडिया और तीसरी कविता माय नेटिव लैंड। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर हमारे दूसरे पोएट हैं सरोजनी नायडू, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे इनको, और इनकी एक कविता है द पालकी बियरर्स। ये कविता आपको पढ़ना है। और फिर अगली यहाँ पे हमारी पोएट हैं कमला दास, उनकी एक कविता है एन इंट्रोडक्शन। फिर हमारे पोएट हैं निजिम एजकिल, इनकी एक कविता है द नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। फिर हमारे अगले पोएट हैं इम्तियाज़ धाकर, इनकी एक कविता है पर्दा। और हमारे अंतिम पोएट हैं विक्रम सेठ, जिनकी एक कविता है अ लिटिल डिस्टेंस। तो ये सारे पोएट हैं और जो बाद में दिया हुआ है वो हमारी पोइट्री है। अब अगर फ्री में कहीं पे पढ़ना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो पोएम का नाम दिया हुआ है, आप ये पोएम का नाम लिखो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके, और वहाँ पे लिखो बाय तोड़ू दत्त, जैसे द लोटस बाय तोड़ू दत्त। अब वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको एक 10 मिनट का लगभग एक समरी वीडियो मिल जाएगा, तो उससे आप कहानी जान लोगे। और अगर आप सिर्फ पास होने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो उतना पर्याप्त है आपके लिए। आप सिर्फ कहानी जान लो और कहानी जाकर एग्ज़ाम में लिख दो, आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद हमारे जो अगले यूनिट है उसमें नॉवेल आपको पढ़ना है और ड्रामा पढ़ना है। नॉवेल यानी कि 200-300 पेज की जो कहानी होती है उसको नॉवेल कहते हैं, और आपको एक ड्रामा पढ़ना है। तो आर.के. नारायण की आपको एक नॉवेल पढ़नी है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। ये लगभग 100-150 पेज की एक नॉवेल होगी, और नॉवेल तो नहीं, इसको नॉवेला बोला जाना चाहिए क्योंकि ये एक शॉर्ट लेंथ की नॉवेल है। और फिर हमारा एक ड्रामा है गिरीश कर्नाड का हयावदन। गिरीश कर्नाड, अगर आप साउथ की फिल्में देखते हो तो गिरीश कर्नाड काफ़ी वहाँ पे एक पॉपुलर फिगर हैं जो एक्टिंग भी करते हैं और उसके अलावा वो ड्रामा वगैरह भी लिखते हैं। तो उनकी एक ड्रामा है हयावदन, ये भी लगभग आपको 100 पेज की होगी, तो ये आपको पढ़नी है। और वही अगर आपको पास होना है तो आप सिंपली ये जाके यूट्यूब पे सर्च करो, आपको 10 से 20 मिनट का एक समरी वीडियो मिलेगा, आप उतना कहानी जान लो, आप आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको डेप्थ स्टडी करना है तो उसका मैं भी एक रोड मैप दूंगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो, और बहुत ही वो एक डिटेल्ड स्टडी होगा और वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगा, आप उस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सकते हो। फिर हमारा तीसरा सेक्शन में ये प्रोज यानी कि एसे, इसमें आपको एसे पढ़ना है। फिर हमारा जो पहले एसेइस्ट हैं वो हैं पंडिता रामाबाई, इनकी एक एसे है विडोहुड। दूसरे हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑलरेडी आप जानते होंगे, इनकी एक एसे है द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। फिर हमारे B.R. अम्बेडकर हैं, इन्होंने एक लिखा द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में ये अपना एक एसे लिखते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर है सलीम अली, इनका एसे है मैन एंड नेचर इन इंडिया द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये एसे है। फिर हमारे APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको भी आप जानते होंगे, वर्क ब्रिंग सॉलेस, ये आपको एसे पढ़ना है। तो 5 एसे हैं इसमें, पाँचों एसे आपको पढ़ना है। सारा जाके आप यूट्यूब पे सर्च करो, 10 मिनट का कहानी जान लो, हो गया। अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो बजाबता आपको वो 10 से 15 पेज का एसे होगा, वो आपको निकालना होगा ओरिजिनल टेक्स्ट, और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए ताकि आप हर एक थॉट को जान सके कि APJ अब्दुल कलाम आखिर कहना क्या चाहते हैं, B.R. अम्बेडकर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग को विकसित करना चाहते हो तो कहानी जानना पर्याप्त नहीं है, आपको हर एक थॉट जानना होगा वहाँ पे, तब जाके आपके दिमाग का विकास होगा। फिर हमारा चौथा जो यूनिट है इसमें बिहार के जो फोक टेल्स हैं, मतलब कि घरों में, बिहार के साधारण समाज में जो आमतौर पे कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी दादी जो आपको कहानियाँ सुनाती होंगी, या फिर आपके घरों में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो आपको अक्सर जो कहानियाँ सुनाते होंगे, वो सारे कहानियों का एक कलेक्शन है। PC रॉय चौधरी के द्वारा एक कलेक्शन बनाया गया है, उस कलेक्शन में जो भी कहानियाँ दिए हुए हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। फिर अगर हम लोग, ये हमारा बेसिकली इतना आपको पढ़ना है, और इसमें जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, चलो ये तो हो गया कि इन सारे चीज़ों से आपको क्वेश्चन आएंगे, जो भी मैंने अभी नाम गिनाए हैं उन सारे से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं जो पढ़ के आप एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का, उसमें क्या है, उसमें है मकौले का मिनट्स। मकौले ये भारत में एक समय पे था 1835 में, और ये भारत में 1835 में एक रूल लाता है। जैसे कि अगर आपको पता होगा
तो जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो 1835 से पहले यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज जो है सो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। अंग्रेज़ों का ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में पर्शियन हुआ करता था। फिर 1835 में मकौले जो है पर्शियन को चेंज कर देता है और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो फिर इसके बाद से इंडिया में जो है सो इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उसके अलावा 1835 के बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है सो भारत के लोगों को सिखाया जाना चालू होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको जानना होगा ताकि आप सही तरीके से समझ पाओ कि इंग्लिश का डेवलपमेंट आखिर यहाँ पे होता कैसे है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और राइटिंग्स हैं जैसे कि मॉडर्न इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश, ये सारे बुक्स हैं जो पर्टिकुलर ऑथर्स के द्वारा लिखे हुए हैं। अगर आप ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो इन सारे बुक को पढ़ सकते हो। हालांकि मैं कहूँगा कि अगर आप इतना करने जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। फिर यहाँ पे अगर हम लोग MJC 4 की बात करें, ये भी आपका सेमेस्टर 3 में ही दूसरा पेपर है। इसमें आपको ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी पढ़ने हैं, यानी कि 14th सेंचुरी लगभग 1300 से लेके 1600 के बीच में 1699 के बीच में जो कविताएं लिखी गई हैं वो आपको पढ़ने हैं 1300 से लेके 1699 के बीच में। और ये ब्रिटिश पोइट्री है, यानी कि ब्रिटेन के अंदर। इंडिया से इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही अमेरिका से इसका कोई मतलब है, ना ही कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हो कि इंग्लिश ना केवल भारत में बोला जाता है, ना केवल ब्रिटेन में बोला जाता है, बल्कि अमेरिका में भी बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बोला जाता है, कनाडा में भी बोला जाता है। और इन सारे जगहों का एक पर्टिकुलर लिटरेचर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रिटेन का लिटरेचर पढ़ना है, वो भी ब्रिटेन में कब 1300 ईस्वी से लेके 1699 ईस्वी के बीच में जो भी पोइट्री लिखी गई वो उसका आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब देखो यहाँ पे लगभग 1300 से 1699 लगभग 400 साल हो जाते हैं, तो 400 साल में तो कितने सारे चीज़ें लिखी गई होंगी, तो वो सारा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपके पास एक मेजर आइडिया होना चाहिए। और उस आइडिया को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ सिलेबस सजेस्ट किए गए हैं जो आपको पर्टिकुलरली पढ़ना है। और उसके अलावा जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसका बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपको पढ़ने हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपसे क्यों कहा जा रहा है कि आप ये पढ़ो। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके की पोइट्री भारत में रही है, भारत में नहीं, ये ब्रिटेन की बात हो रही है। तो ये अलग अलग समय में जो अलग अलग प्रकार की पोइट्री रही है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ये आपको समझना है। जैसे कि अगर हम लोग 1300 के आसपास की पोइट्री की बात करें तो उस समय पोइट्री कुछ अलग तरीके का होगा, और वहीं पे अगर हम 1700 के आसपास की बात करें तो लगभग 400 साल में तो कितना कुछ बदल जाता है। तो 1700 के आसपास कुछ और प्रकार की पोइट्री रही होंगी। तो आपको मेजरली यही जानना है कि 1300 के आसपास किस प्रकार की कविताएं थी, उस समय लोग कैसे रहा करते थे, उनकी मानसिकता क्या थी, वो किस तरीके से सोचा करते थे, और 1700 के आसपास के लोग किस तरीके से सोचा करते थे। जैसे कि अभी के समय में ही अगर आप देखो तो अभी से 20 साल पहले लोगों के थिंकिंग में कुछ और था, और अभी की बात करो तो अभी लोगों के थिंकिंग में कुछ और है, ठीक है। तो जब 20 साल में इतना अंतर देखा जा सकता है तो यहाँ पे तो 400 साल का अंतर है, तो कितनी ज़्यादा चेंजेस रहे होंगे पोइट्री के अंदर या पूरे लिटरेचर के अंदर, तो आपको ये समझना है। फिर यहाँ पे क्या है, चौसर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लेटर मिडिल इंग्लिश पोइट्री एंड टू इंग्लिश पोइट्री इन जनरल। अब यहाँ पे जब मेडिवल पीरियड की हम लोग बात करते हैं, 1300 लगभग 70-80 के आसपास जो है सो चौसर अपने बहुत सारे राइटिंग्स को लिख रहे थे। अब देखो यहाँ पे 1340 से लेके 1400 के बीच में चौसर जो है सो जिंदा रहता है। अब यहाँ पे चौसर एक पोएट है, ठीक है। चौसर एक पोएट है जो इस समय अपनी कविताएं लिख रहा था। इनका सबसे पॉपुलर है द कैंटरबरी टेल्स। तो द कैंटरबरी टेल्स क्या है, एक पोएम है और उस पोएम के अंदर कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं। तो यहाँ पे आपको चौसर के आइडिया को समझने हैं। 1340 के बाद जो चौसर आता है वो किस प्रकार के लिटरेचर को लिखता है वो आपको समझना है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेंसर, शेक्सपियर, एंड्रयू मार्वेल, ये सारे जो है सो राइटर्स हैं। स्पेंसर आपका एक पोएट हो गया, शेक्सपियर ऑलरेडी आप लोग जानते हो पोएट भी है, ड्रामेटिस्ट भी है। एंड्रयू मार्वेल ये भी क्या है, अपने पोएट हैं। तो इन सारे के आइडिया को आपको समझने हैं।
कि स्पेंसर किस तरीके की पोइट्री लिखता है, शेक्सपियर किस तरीके की पोइट्री लिखता है, एंड्रयू मार्वेल किस तरीके की पोइट्री लिखता है। और जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा कि स्पेंसर काफ़ी अलग है एंड्रयू मार्वेल से, ठीक है, और शेक्सपियर भी काफ़ी अलग है इन दोनों से। और कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कुछ राइटर्स आपस में एक जैसे हैं और कुछ राइटर एक दूसरे से काफ़ी अलग भी हैं। तो जब आप इन सारे राइटिंग्स को पढ़ोगे तब जाके वो आपको अंतर समझ में आएगा और यही अंतर आपको समझना है। इसके अलावा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर हैं, ये दोनों ड्रामेटिस्ट हैं, दोनों ड्रामा लिखते हैं। तो मार्लो का ड्रामा शेक्सपियर के ड्रामा से कितना अलग है और आखिर क्यों जो है सो शेक्सपियर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया और मार्लो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, तो वो सारे रीजन्स आपको यहाँ पे समझने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जोफ्री चौसर है, जो कि मेडिएवल पीरियड में 1340 से लेकर 1400 के बीच में ये जिंदा रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लिखता है एक द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स एक कविता है, काफ़ी लंबी कविता है, उसकी क्या हिस्ट्री है जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो जानोगे। इसके अंदर जो बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज होती हैं, उसमें एक स्टोरी होती है द वाइफ ऑफ बाथ। अब ये जो द वाइफ ऑफ बाथ है उसमें एक प्रोलॉग होता है, यानी कि स्टोरी से पहले जो स्टोरी कह रहा है उसके बारे में एक डिटेल्ड नरेशन होता है। तो आपको ये स्टोरी पढ़नी है और स्टोरी के साथ साथ आपको वो प्रोलॉग भी पढ़ना है। किसका प्रोलॉग? द वाइफ ऑफ बाथ का, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो यूनिट है उसमें क्या है? स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। जैसा कि मैंने बताया ये एक पोएट हैं, ये लगभग 1580-90 के आसपास ये अपनी कविता लिखा करते हैं और उसमें ये एक कविता लिखते हैं एमोडेटी। एमोडेटी क्या है? एक सीरीज ऑफ पोम्स है जिसमें से आपको सोनेट नंबर ये एल यानी आई थिंक 50, तो 50 और ये 67, सोनेट नंबर 67, सोनेट नंबर 57, सोनेट नंबर 50, 70, 75, ठीक है। तो ये सारे सोनेट्स हैं, सोनेट नंबर 67, सोनेट नंबर 57 और सोनेट नंबर 75। और यहाँ पे पोम का नाम भी दिया हुआ है, लाइक एज अ हंट्समैन स्वीट वॉरियर वन डे आई रोट हर नेम। तो ये सारे सोनेट्स आपको पढ़ने हैं। मात्र 3 सोनेट आपको यहाँ पे पढ़ना है एडमंड स्पेंसर का, और वो आपको किसके अंदर मिलेगा? एमोडेटी नाम की एक कविता का सीरीज है, उसके अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिर अगर हम लोग एंड्रयू मार्वेल की बात करें तो एंड्रयू मार्वेल भी एक पोएट हैं और इनकी 2 कविता आपको पढ़ना है, थॉट्स इन अ गार्डन और टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस आई थिंक आप ऑलरेडी जानते होंगे, जहाँ पे क्या होता है कि एक मिस्ट्रेस होती है यानी कि प्रेमिका होती है और वो प्रेमिका काफ़ी शर्मीली होती है। मतलब जो उसका प्रेमी है वो उससे प्रेम स्थापित करना चाहता है, लेकिन वो जो प्रेमिका है वो काफ़ी शर्मीली है। तो यहाँ पे जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका के सामने लव का इजहार करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि इतना देर मत करो, इससे पहले कि दुनिया ख़त्म हो जाए, हम लोग मर जाएं, उससे पहले हम लोगों को प्रेम स्थापित कर लेना चाहिए। तो इस तरीके की कविताएं एंड्रयू मार्वेल लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कविता आपको पढ़ने को मिलेंगे, थॉट्स इन अ गार्डन, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, ठीक है। अब अगर हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्रामा पढ़ना है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स। ये भी काफ़ी पॉपुलर ड्रामा है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और इसी के अंदर हेलेना के बारे में बोला गया है कि यही वो महिला है जिसके लिए हज़ारों शिप्स जला दिए गए, हज़ारों शहर जला दिए गए, ठीक है। और यही वो खूबसूरत महिला है, मतलब वो महिला इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसके लिए हज़ारों शिप्स जला दिए गए, हज़ारों शहर बर्बाद कर दिए गए, कितने सारे लोग मारे गए। तो क्रिस्टोफर मार्लो की ड्रामा यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद विलियम शेक्सपियर, इसमें आपको मैकबेथ, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, शेक्सपियर की एक ड्रामा मैकबेथ आपको पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम लोग ज़रा सा रोड मैप की बात करते हैं। तो रोड मैप के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आखिर आप लोग क्या क्या पढ़ो कि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, इसमें आपको अब क्या करना है, एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर,
सबसे पहले आप ये पढ़ोगे एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करना। इंग्लिश लिटरेचर लगभग 549 से स्टार्ट होता है। इंग्लिश लिटरेचर नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज 549 से स्टार्ट होता है। 549 एडी से स्टार्ट होता है और ये अभी तक प्रेजेंट टाइम तक इंग्लिश लैंग्वेज चला आ रहा है। तो 549 एडी में इंग्लिश लैंग्वेज हमारा स्टार्ट होता है और अभी तक चला आ रहा है। इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे कि जब वो इनिशियल पीरियड होता है 549 के आसपास, तब ओल्ड इंग्लिश हुआ करता था, सबसे पुराने ज़माने का इंग्लिश हुआ करता था। और उस समय जो इंग्लिश बोली जाती थी अभी के लैंग्वेज से काफ़ी वो अलग होती थी। तो आपको इसके अंदर ये जानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप कैसे हुआ, 549 से अभी तक का जो समय रहा है वो आखिर डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस रहा, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। तो जब आप इंग्लिश लिटरेचर के एजेस को जान जाओगे, उसके बाद आपको क्या जानना है कि लिटरेचर क्या है। आपको ये समझना होगा कि लिटरेचर आखिर है क्या, और इसके जो अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं, इसके जो टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स कह लो या फिर जॉनर कह लो या फिर कैटेगरीज कह लो, जैसे नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, इन सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। इसके अलावा इंग्लिश इन इंडिया आपको पढ़ने हैं। भारत के अंदर इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ। यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ पढ़ सकते हो कि इंग्लिश कौन कौन से देश में बोला जाता है और कौन कौन से देश में अभी लिटरेचर लिखा जाता है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन का शासन लगभग देशों में रहता है और जहाँ जहाँ अंग्रेज गए वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी को छोड़ के आया है। जैसे अमेरिका में भी इंग्लिश लिटरेचर का इस्तेमाल होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश में लिखी जाती हैं, तो वहाँ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर इंग्लिश इन इंडिया आप लोग अगर जान गए, मतलब भारत के अंदर इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हो, ये जब आप जान जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मेजर ऑथर्स हैं इंग्लिश के अंदर वो आपको जानने हैं, और जैसे कि जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप जानोगे कि पोइट्री क्या है, व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज नॉवेल, ऐसे, इन सारी चीज़ों को आपको जानना है। और इसके बाद आप लिटरेरी डिवाइसेज को जानोगे। लिटरेरी डिवाइसेज को अगर हम लोग इजी शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है वो सारे औजार, वो सारे तौर तरीके जिसका इस्तेमाल करके एक भाषा को साहित्य में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि ऐसे जो सारे यंत्र हैं, ऐसी वो सारी चीज़ें जिसका इस्तेमाल करके आप एक साधारण भाषा को साहित्य में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझें तो जैसे मान लेते हैं कोई एक साधारण सा लड़का है। अब वो साधारण सा लड़के को अच्छा कपड़ा पहना दिया गया, उसको अच्छे से तैयार करवा दिया गया, उसका एकदम बढ़िया से हेयर कट करवाया गया, उसका बहुत अच्छे ड्रेस बनवाए गए, उसको अच्छे से मेकअप किया गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब एक साधारण से लड़के को इस तरीके से तैयार कर देते हो कि वो किसी राजा महाराजा की तरह देखने में लगता है। तो उसी प्रकार से लिटरेचर में आप कौन सी वो सारी चीज़ें करते हो जिसका इस्तेमाल करते हुए एक साधारण भाषा को आप साहित्य बना देते हो, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, लिटरेरी डिवाइसेज में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। उसके अलावा राइम क्या है, रिदम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, और ये सब आई थिंक लिटरेरी डिवाइसेज में भी चला आएगा। अब जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल सिलेबस चालू करना है। अब जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि तोड़ो दत्त क्या लिखती हैं, आर.के. नारायण क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। और मेरे राय में आपको केवल समरी नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि आपको एक ओरिजिनल टेक्स्ट सारा निकाल के वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।